स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और इस वक्त मैं मौजूद हूं बनारस में। यहीं से आज मुकाबला का स्पेशल एडिशन आप देखेंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में एक बार फिर से आ रहे हैं। लेकिन इस बार उनका जो कार्यक्रम है वो खास है, क्योंकि इस बार वो करेंगे महिलाओं के साथ संवाद और इसके लिए 25,000 महिलाओं को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। अलग अलग बूथ से महिलाएं आ रही हैं, अलग अलग वर्ग से महिलाएं आ रही हैं और किस तरीके का माहौल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए दोपहर से ही इकट्ठा शुरू हो चुकी हैं। तेज गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए अब देखिए नाच कर गाकर सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? जी मैं अंजलि श्रीवास्तव। क्या गा रही हैं आप? जी हम देश मोदी जी पे गाना गा रहे हैं हम लोग खुशी से। इतनी खुशी क्यों मोदी जी के आने से? हम लोग आज मोदी जी से मिलना चाह रहे हैं। हम लोग को आज इतना हर्ष है कि पूछिए मत। सारा काम काज घर का सब छोड़ छाड़ के आए हैं। सारा काम छोड़ा है? आज खाना पीना कुछ नहीं खाना है। 2 ही बजे का आए हैं। 2 ही बजे? हाँ 2 ही बजे से हम लोग आए हैं। गर्मी वर्मी नहीं लग रही? गर्मी में कुछ नहीं लग रही है मोदी जी के आने की खुशी में। हम लोगों ने तो पूरा वहाँ पे जो नामांकन से मैंने मोदी जी रोड शो में आए थे, सारी महिलाएं सुबह से पूरा अंत तक हम लोग डटी रही। अच्छा, इतना क्यों महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छा मैम, उनके आने से महिलाओं को इतना सम्मान मिला, शायद किसी पार्टी ने आज तक वो सम्मान नहीं दिया जिसके हम हकदार थे। आज जो हक हम लोग को मिला है, जो इज्जत मान सम्मान है, बस मोदी मोदी मोदी। क्यों भाई, क्यों ऐसा मोदी मोदी मोदी? मातृशक्ति को सभी जगह उन्होंने आगे किया है। जब तक हम लोग की कोई पूछती नहीं थी, जब तक मोदी जी आए उसके बाद हम लोग की हर जगह उपलब्धियां बढ़ी। हर चीजों में हम लोग सबसे आगे रहे, चाहे वो किसी भी कार्य क्षेत्र में हो। क्या गा रहे थे आप लोग? एक बार गा के सुना दीजिए। पाक हिले चीन हिले हिले संसार बा, पाक हिले चीन हिले हिले संसार बा। देखा हमार चौकी दरवा कितना दमदार बा, देखा हमार चौकी दरवा इतना दमदार बा। 4 जून के होते देखा कैसे 400 पार बा, तीसरी बार सत्ता में बनावसा। 4 जून की बात कर रही हैं, अखिलेश यादव भी 4 जून की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी हार रहे हैं। नहीं ऐसा मैम कोई नहीं। एक है वो सोच रहे हैं केवल कि 400 पार हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोदी जी करेंगे, इस बार करेंगे। कितना? 900 पार तो सीट भी नहीं है। हो जाएगा मैम। हम लोग मात्र शक्तियाँ चाहेंगे। दीदी हम लोग खुद ही, हम अपने क्षेत्र में खुद ही बूथ अध्यक्ष है। हर जगह जहाँ हम लोग पर्ची बांटने जा रहे हैं, लोग खुद, आप लोग को पर्ची बांटने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग खुद ही वोट जाके देंगे। मोदी जी में क्या पूछना है, तो और क्या हम लोग कह सकते हैं? इससे आगे क्या? सभी के पास पहुँचाना है, सभी महिलाएं आगे बढ़े और सबका कार्य उनको दिखे कि वो क्या कर रहे हैं। क्या काम मोदी जी के अच्छे लग रहे हैं आपको? हमको बहुत सारे काम अच्छे लगे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम सरोज गुप्ता है। कहाँ से आई हैं? हम खुजवा से हैं। ये इतनी देर से यहाँ क्यों खड़े हुए हैं आप लोग? मोदी जी के स्वागत में। स्वागत क्यों करना चाहती है मोदी जी का स्वागत? क्योंकि हमें अच्छे पिता के समान है, बहुत अच्छे नेता हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यहाँ पर उत्साह है। 25,000 महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं और एक बार अगर आप इस पूरे एरिया को देखेंगे, देखिए संपूर्णानंद डिग्री कॉलेज है और यहीं पर महिलाएं आ रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं। तेज धूप है, इसके बावजूद यहाँ पर लोगों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। महिलाओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं तभी से जत्थे के जत्थे महिलाओं के यहाँ पर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ उसी तरीके उत्साह है जैसा आपने अभी इन महिलाओं में देखा। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस आ रहे हैं और यहां से वो नारी शक्ति के साथ संवाद करेंगे, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सियासत के अलग रंग भी जो है वो देखने को मिल रहे हैं और वो अलग रंग हैं अपने अपने दावों को लेकर। दावे ये किए जा रहे हैं अखिलेश यादव की तरफ से कि 80 में से 79 सीटें अखिलेश यादव और उनका पूरा का पूरा गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है। फाइट सिर्फ चियोटो में है, यानी जिस जगह पर हम खड़े हैं उसी जगह का जिक्र अखिलेश यादव करते हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ही सिर्फ फाइट है इस सीट पर, बाकी सारी की सारी सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल आप इस डिग्री कॉलेज को अगर देखेंगे, यहाँ पर महिलाओं की संख्या को अगर आप देखेंगे तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि यहाँ किस तरीके का माहौल है। कैमरे के जरिए आप लगातार देख सकते हैं, हर एक वर्ग की महिलाएं आई हैं। स्कूल छात्रा भी यहाँ पर आई हैं, कॉलेजेस की छात्रा भी यहाँ पर आई हैं, गाँव से जो महिलाएं हैं उनको बुलाया गया है, जो कामकाजी महिलाएं हैं वो भी आई हैं, जो घर
घर की महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर आई हैं। तो पूरी तरीके से इस कार्यक्रम को बड़ा बनाने की कोशिश तो की जा रही है और महिलाओं के बीच में पीएम के काम की जो चर्चा है वो भी हम आपको लगातार सुनवाएंगे ही। लेकिन सियासत कैसे हो रही है आज उसी पर करेंगे मुकाबला। आपको पहले सुनवा देते हैं कि यूपी की सियासी रण में आखिर क्या दावे कौन से नेता की तरफ से किए जा रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा का पूरा सफाया करने का मन बनाया है। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सूचना आ रही है, उसमें केवल एक पे लड़ाई में है हम लोग, एक में लड़ाई में है केवल, वो क्यूटो, और बाकी सब सीटें बीजेपी हार चुकी है। आज समझ लीजिए जो 400 पार का नारा इन्होंने दिया वो इसलिए दिया क्योंकि लोकसभा में 543 में 400 पार कितनी सीटें हैं? 143। जब 400 पार की बात हम करते हैं तो बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी को 400 सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ी है और वह कहती है कैसे होगा, तो जनता की ओर से आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं तो देखिए दावे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे, महिलाओं को संबोधित करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में जो बाकी बची हुई सीटें हैं, यानी जो आखिरी चरण में बची हुई सीटें हैं, उन पर अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। अखिलेश यादव भी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। अब ये अखिलेश का कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, आज इसी पर करेंगे मुकाबला। हमारे साथ हैं खास मेहमान सैयद जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रोहित अग्रवाल हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। सुनील सिंह यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और संदीप त्रिपाठी हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील सिंह यादव जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। एक बहुत बड़ा दावा आप लोग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। इतनी सीटें तो आपने उस वक्त भी नहीं जीती थी, तब आप यहां सत्ता में थे। इस बार 79 सीटें जीतने का दावा और एक सीट जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर भी आपने क्यों फाइट छोड़ दी है? ऐसे भी अपने खाते में जोड़ ही लेते अगर जोड़नी है तो। नहीं प्राची जी, जहां पर जनता ये महसूस करा रही कि लड़ाई है, वहां हमारे नेता स्वीकार कर रहे हैं। और जहां पर पूरे देश में, और हम उत्तर प्रदेश की बात करें, कौन सी वो लोकसभा है जहां इनसे किसान नाराज नहीं है, पिछड़ा दलित नाराज नहीं है, बेरोजगार नाराज नहीं है, महिलाएं नाराज नहीं हैं, लड़कियां नाराज नहीं हैं, व्यापारी नाराज नहीं हैं? तो आप बता दीजिए ना। हम तो भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और पूरा चुनाव निकल गया, आप एक उपलब्धि पे बात नहीं कर रहे हैं। आप क्यों नहीं महंगाई पे बात कर रहे हैं? क्यों नहीं महिला सुरक्षा पे बात कर रहे हैं? क्यों नहीं बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं? क्यों नहीं देश की सीमाओं पर बात कर रहे हैं? क्यों नहीं अर्थव्यवस्था पे बात कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी को किसने सिखा दिया कि आप हिंदू पे बात करो, मुसलमान पे बात करो, पाकिस्तान पे बात करो, मंगलसूत्र पे बात करो, गाय पे बात करो, भैंस पे बात करो, भगवान राम के मंदिर पे बात करो? अब माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो मंदिर में बुलडोजर चल जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को किसी मनोचिकित्सक डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि मानसिक संतुलन अब ठीक बचा है, तो इसलिए इस तरीके की बातें की जा रही। मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहे? हम कह रहे मुद्दे पर आइए, और मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। संतुलन पर और सवाल मैं आपको बता दूं प्राची आप जी, ऐसा अटैक भी कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए ना, अगर ये पिच बदल रहे हैं, अगर महंगाई बेरोजगारी की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, तो आपके सामने क्या मजबूरी है? आप क्यों हिंदू मुसलमान की पिच पर खेलने लगे? आरक्षण को लेकर आप लोगों का जो स्टैंड है आपको क्लियर कर देना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और एजेंडा ना मिले भारतीय जनता पार्टी को आपके खिलाफ। देखिए, एक लाइन में मैं बता रहा हूं, आरक्षण पिछड़े दलितों का भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने ये सबके सामने कहा है, हर मंचों से कहा है, घोषणा पत्र में कहा है कि हम सरकार बनने के बाद जाति जनगणना कराएंगे, जिसकी जो आबादी होगी उसको हिस्सेदारी देंगे। कोई हिंदू मुसलमान नहीं,
सबको हक देंगे, बराबर का हक देंगे, लेकिन 2% बहुत लोग अच्छी बात है ना अब सर, बस आपको ये 98% बताना हक नहीं था कि पाएंगे। मुस्लिम आरक्षण पर आप 2% लोगों का वाले स्टैंड क्या 2% है। पाएंगे। हाँ ना बताना था। पीएम जो सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं उस सवाल का जवाब आपको ये देना था कि नहीं, हम मुस्लिम आरक्षण नहीं कराएंगे या हम मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में हैं। लालू यादव ने तो अपना स्टैंड साफ किया, आप भी स्टैंड साफ कर देते तो मौका शायद बीजेपी को ना मिलता। सुनील जी, हाँ अच्छा क्या करते बोलिए, थे? बोलिए। फिर मंगलसूत्र पे नहीं बात करते, फिर भैंस का बंटवारा नहीं करते, फिर क्या करते प्रधानमंत्री जी? भाई अपने मुद्दे गिनाए ना प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी ने क्या अच्छा, कहा ठीक। था कि हम रुपए को डॉलर के बराबर ले आएंगे, काला धन ले आएंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। चलिए ठीक है, आइए मुद्दों पर बात कर लेती हूँ। सुनील जी, मैं बिल्कुल मुद्दों पर बात कर लूंगी, लेकिन देखिए अभी मेरे सीधे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पूछ रहे हैं उस सियासी जाल में तो आप लोग फंस रहे हैं ना। मैं जवाब ले लेती हूँ जफर इस्लाम साहब से। जफर इस्लाम साहब, चुनाव आ गए, अब तो 5वें चरण बीत चुका है, 6ठे चरण की तरफ देश आगे बढ़ रहा है। अब तो आप राहुल गांधी का एक वीडियो तक खोज कर ले आए हैं। पूरी तरीके से इस पूरे चुनाव को आप हिंदू मुसलमान बनाने पर तुले हैं, यही आरोप है आप पर। देखिए इनकी मानसिकता है, MY कौन कहलाता है? इन्हीं की पार्टी तो कहती है कि हमारा वोट बैंक जो है MY है। हम तो कभी नहीं कहा, हमने तो सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास ही कहा है। चाहे कोई पार्टी, कोई कम्युनिटी वोट दे या ना दे, सब हमारे साथ है, सबके लिए साथ, सबके लिए मिलके काम करेंगे, सबके विकास के लिए काम करेंगे, सबके बेहतरी के लिए, वेलफेयर के लिए काम करेंगे। और वो उसका 10 साल में जो आप लेखा जोखा देख लीजिए, आप सब हमने किया है। किसी समाज को के साथ भेदभाव नहीं किया, किसी के साथ हमने कोई पार्शियलिटी नहीं की है। तो ये काम हमारा कहता है, इसलिए जनता हमारे साथ है, इसलिए आशीर्वाद जो है जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दे रही है। जो लोकप्रियता है उसकी एक झलक अभी आपने ही देखी, वहाँ महिलाएं किस तरह की बातें कर रही थी। आपने सुना है इस जो आज़ाद भारत में जब से आज़ादी मिली तब से आज तक कोई ऐसा नेता पैदा हुआ है जिसके लिए इतना महिलाएं इस तरह की बात, लोग, जनता जो है, जनता के बीच में इतना अप्रूवल रेट हो, इतनी लोकप्रियता हो, इतना जो है जो उनके लिए एडमिरेशन हो, नहीं है, नहीं हुआ है, ऐतिहासिक है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। उसकी वजह है कि उन्होंने जो वादा किया वो आपकी डिलीवर सारी किया। बातें इसलिए ठीक इनकी है गारंटी की जफर भी इस्लाम वैल्यू जी, है। आप और मैं साफ कॉन्फिडेंट कहता हूं हैं, कि आपको लग रहा है जनता का समर्थन आपको मिल रहा है, यहाँ महिलाओं की बातें सुनकर आप गदगद हो रहे हैं। मैं सारी बातें मान लेती हूँ आपकी, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि आप 400 पार कर रहे हैं। फिर बताइए ना मुझे, राहुल गांधी का पिछला वीडियो खोजकर लाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? इस इलेक्शन में इस मुद्दे की बात करते ना, विकास की बात करते, अपनी उपलब्धियों की बात करते, विपक्ष को मौका नहीं मिलता। अरे भाई, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ चलती है, कुछ चीज़ें जो है जनता को छूट जाती है। एक पॉलिटिकल पार्टी के हैसियत से हर पॉलिटिकल पार्टी को इसका अधिकार है कि कोई ऐसी चीज़ें मिले जो उससे जिसकी मानसिकता पता चले तो जनता के सामने रख देना चाहिए। ये तो दायित्व है हमारा एज ए पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते। हर आदमी को अगर उनके पाले में कुछ दिखेगा तो वो नहीं दिखाएंगे, पुराना हो, पहला हो, अगला हो, कभी का हो। तो जाहिर है ये इसको उस तरह से मुद्दा देखना नहीं चाहिए, उसमें देखना चाहिए जो मानसिकता है वो सामने, उनकी मानसिकता पूरे तौर से आ रही है। देखिए अभी जब ये कहते हैं सियासी दायित्व तो आप बखूबी निभा रहे हैं जफर इस्लाम साहब, थोड़ा सा सरकार का दायित्व भी निभाते हैं तो शायद महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को उठाने का मौका ही ना मिलता। कैसी बातें कर रहे हैं? जनता के बीच में महंगाई बेरोजगारी की चर्चा ही ना होती। अरे गलत बात है, उठा रहे हैं, बहुत छोटा जवाब, फिर दो और मैं गलत बात कह रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। हकीकत तो यह है कि न महंगाई बढ़ी है और बेरोजगारी बढ़ी है। हमने बहुत रोजगार के मौके क्रिएट किए हैं, हमने जो है स्वरोजगार के मौके क्रिएट किए हैं, हम लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्लस एम्प्लॉयमेंट दोनों के अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए। और इन्फ्लेशन का नंबर चलिए ठीक है, जनता को तय करने देते हैं कि आप महंगाई पर कितने कारगर साबित हुए। और एक बात खाली कह रहा हूं, एक बात लास्ट एक बात कह रहा हूं, बढ़ती कीमतों को कितना कम किया, ये तो जनता तय कर लेगी। जफर जी, दो मेहमान और हैं, उनके पास जाने दीजिए, जल्दी से कंप्लीट करिए। वो तो एक लास्ट बात, अखिलेश यादव जी के भी बात सुना रही थी। जब 79 कहते हैं ना कि हम 80 में 79 लेके आएंगे, तो छोड़िए, हम तो हंसते हैं लेकिन टीवी पे हंसना नहीं चाहते, मजाक नहीं उड़ाते। एक डिसिप्लिन पार्टी का सोल्जर हूं, इसलिए रिस्पेक्टफुली चुप रहता हूं। जनता हंसती है
खिल्लियां उड़ा रही है उनकी। हंस लीजिए 80 जफर इस्लाम कहते साहब, हैं, 80 अपनी सीट दबाने से कन्नौज कुछ की हासिल बचेगी, नहीं उसकी होगा। चिंता ही नहीं है। सुनील जी उसी बात का अपनी जवाब बचेगी दे कि नहीं मालूम। देंगे। रोहित जी के पास जाऊंगी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, उनके पास जाऊंगी। सुनील जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, बहुत छोटा जवाब सुनील जी दीजिएगा। आपके नेता कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, जफर इस्लाम साहब और बीजेपी सरीखे तमाम जो नेता है उनको हंसी आने लगती है, लगता है जैसे मजाक हो रहा है। नहीं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 400 पार। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से कह रहा हूं, आप किसान पे बात करेंगे, महंगाई पे करेंगे, बेरोजगारी पे करेंगे, स्मार्ट सिटी पे करेंगे, क्योटो पे करेंगे, संविधान पे करेंगे, लोकतंत्र पे करेंगे, आरक्षण पे करेंगे। आप बता दीजिए किस पे करेंगे, किस पे करेंगे बताइए। किसान पे करेंगे, किसान की आय दोगुनी हो गई, सब पे करेंगे, हो गई दोगुनी, सब पे करेंगे। किसान की आय दोगुनी हो गई, सब पे करेंगे। आप अपनी मानसिकता ठीक करके रहे ना। आप चर्चा कम हो गई। नहीं मैं अरे मैं ऐसे थोड़ी, ये चर्चा थोड़ी होता है। आप क्वेश्चन आंसर थोड़ी कर रहे हैं। चर्चा करिए, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हर चीज पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये हम कोई कॉफी विद करण थोड़ी बैठे हुए कि आप सवाल करिए मैं इसका जवाब दूं। एंकर को एक एक करके बात करिएगा, एक एक करके बात करिएगा। जफर इस्लाम साहब मैं रुक जाइए, चर्चा करने के लिए एंकर मुद्दा उठाए, मैं चर्चा करूंगा, आप जवाब दे कहने देंगे। अरे सर मैं मुद्दा उठाती हूँ, मैं मुद्दा उठा रही हूँ और आपसे बड़ा स्पष्ट पूछा था मैंने, आपने जवाब नहीं दिया, आपने तो मुद्दों को ही खारिज कर दिया। अच्छा चलिए सुनिए सर, आपस में नहीं उलझते हैं। रोहित जी किसानों की चिंता समाजवादी पार्टी को है, किसानों पर चर्चा हो समाजवादी पार्टी चाहती है, ये तो आप ही पर प्रश्न चिन्ह है। लग रहा है ऐसे जैसे आपको किसानों की बिल्कुल चिंता नहीं है। प्राची जी 13 महीने तक किसान आंदोलन सड़कों पे रहा, समाजवादी पार्टी ट्विटर पे रही और राष्ट्रीय लोकदल किसानों के बीच में रहा। राष्ट्रीय लोकदल ने किसानों की सेवा करने का काम किया और सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए जो कृषि कानून थे जो किसान कह रहे थे कि वापस लेने चाहिए, सरकार ने वापस लिए। तो ये समाजवादी पार्टी किन किसानों की बात करती है? सरकार संवेदनशील है, राष्ट्रीय लोकदल निरंतर संघर्ष कर रहा है और हम जब विपक्ष में थे हम सड़कों पे संघर्ष करते थे और अब हम खुद जिम्मेदार हैं। हम कह रहे हैं कि गन्ने का रेट 400 पार होगा और गन्ने का रेट जब हम कहते हैं 400 पार होगा तो इसका मतलब यह है कि किसान को उसका एमएसपी मिलने का काम होगा। देखिए, एक तरफ एनडीए गठबंधन है जो विकास के नाम पे वोट मांग रहा है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो वोट जिहाद के नाम पे वोट मांग रहा है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है जो कहता है 140 करोड़ जनता हमारी है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो कहता है वो जाति हमारी है, वो धर्म हमारा है। तो एक तरफ ये हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में आज भी क्योटो ढूंढने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने अयोध्या जैसा मॉडल पेश कर दिया जहां पे पूरे विश्व से लोग वहां पे उस अयोध्या को देखने आ रहे हैं, उस उत्तर प्रदेश के अयोध्या की भव्यता को देखने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने युवराज को स्थापित करने के लिए इतना परेशान हो चुके हैं। कितनी बार डिबेट्स में आपकी और मेरी चर्चा राम मंदिर पर हुई है, वो बात अलग है। आपके साथी उस वक्त कोई और थे और आप उसे बीजेपी का कार्यक्रम बताया करते थे। आज एकाएक आपको अयोध्या चमकी हुई नजर आ रही है, आपको अयोध्या का विकास भी नजर आ रहा है। कौन सा चश्मा था जो पहले पहन रखा था और अब उतर गया है एकाएक? नहीं प्राची जी, मैंने आपके साथ डिबेट अयोध्या के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर की है। जब अयोध्या के अंदर आपने मंच लगाया था तब मैं वहां स्वयं था अयोध्या में, मैंने आपके साथ डिबेट की और मैंने खुद ये स्वीकार किया था कि जो अयोध्या की भव्यता है उसको नकारा नहीं जा सकता है। तो आज हमको ये देखना पड़ेगा कि पूरे विश्व से लोग उस भव्यता को देखने के लिए आ रहे हैं और अभी भी इंडिया गठबंधन क्योटो में ही फंसा हुआ है। भाई साहब, क्योटो हिंदुस्तान की कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो क्योटो में आप चुनाव लड़ रहे होंगे, हम वाराणसी में चुनाव लड़ रहे हैं और यकीन मानिए हमारा कॉन्फिडेंस है कि प्रधानमंत्री इस बार 5 लाख वोटों से जीतेंगे। आप लोगों ने था ना, आप विपक्ष पर सारा दोष डाल देते हैं, लेकिन देखिए ना, क्योटो शब्द तो दिया आपने था, आपके सर्वोच्च नेता ने दिया था, काशी का सपना था कि काशी को क्योटो जैसा बनाना था, वही बात पकड़ लिया विपक्ष ने। अब संदीप जी के पास चली जाती हूँ, एक सेकंड रोहित जी, अब संदीप जी के पास चली जाती हूँ। संदीप जी, बहुत बड़ा दावा तो नहीं कर दिया है आप लोगों ने कहीं उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट जीतने का दावा अगर बड़ा लग रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी का, तो इंडिया गठबंधन ने तो किसी सीट पर फाइट ही नहीं मानी। काशी को छोड़ दूं तो अलग, काशी का माहौल हालांकि मैं देख रही हूँ और दिखा भी रही हूँ अपने दर्शकों को। नहीं देखिए, बिल्कुल प्राची जी, आप भी एक महिला हैं और जिस तरीके से आपको ये अभी महिला आरक्षण पारित हुआ और ये कहा गया कि आपको मिलेगा 2027 के बाद, मतलब ये रसगुल्ला खाएंगे अभी और आपको कहेंगे कि 27 के बाद मिलेगा, तो आपको कितना अच्छा लगेगा आप खुद समझदार हैं। पहली चीज, एक महिला के नाते ये बात मैं कह रहा हूँ। दूसरी चीज, अभी कई चीजों पे चर्चा हुई। जफर इस्लाम जी ने बेरोजगारी को कहा कि है ही नहीं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इसी उत्तर प्रदेश में
और 2018 के बाद पुलिस की वैकेंसी निकली जिसमें 50 लाख युवाओं ने फॉर्म डाला था साहब, जिसकी एज मात्र 18 से 21 वर्ष होती है, और आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी है ही नहीं है। मतलब आप तो मोदी जी को छोड़ दिए पीछे झूठ बोलने में, मतलब क्या बात है। और अभी आपने कहा बेरोजगारी की बात, आप समझ लीजिए। अब महंगाई की बात आपके ही कुछ नेताओं ने स्वीकार की, बहुत सारे नेताओं का। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मोदी जी ये बार बार कह रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो राम मंदिर ध्वस्त कर दिया जाएगा, ताला लग जाएगा। उनका ये मानना है कि योगी जी बड़े नकारे व्यक्ति हैं। मतलब जो प्रशासन देखने का काम होता है वो उत्तर प्रदेश में योगी जी का अभी भी अगर सरकार हमारी आएगी तो रहेगा ही। भाई हम नहीं हटाने वाले योगी जी को, हम लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने सरकार चुना है, हम चलने देंगे। आपकी मंशा हो सकती है योगी जी को आप हटा दीजिए, लेकिन हम सरकार जनता ने चुना है, हम चलने देंगे। आप बार बार उनको ये बता रहे हैं कि आप नकारे हो, अगर सरकार बदल जाएगी तो ये लोग बुलडोजर चला देंगे, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। और अभी एक बात और मैं कह दूं, इन्होंने कहा कि हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, ये जाति और धर्म की बात करते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे जिन्होंने ये बताने का काम किया कि वो ओबीसी से आते हैं, इसके पहले किसी ने नहीं बताया था। और दूसरी बात, अभी आप प्राची जी आपने हमारे साथी से एक सवाल पूछा था कि क्या मुस्लिम को आरक्षण मिलेगा क्या। बड़ी हास्यास्पद बात हो जाती है जब ये होता है। आज भी मुस्लिम को आरक्षण मिल रहा है। जो भी मुस्लिम की जातियां ओबीसी और एससी में आती हैं वो आरक्षण का लाभ पाती हैं, आगे भी पाएंगी। और जो जातियां ओबीसी आयोग, सर आपको ये हास्यास्पद लगता होगा, आपको ये हास्यास्पद लगता होगा, लेकिन आप ही के नेता की एक वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान ही वो वीडियो है। जब मिल रहा है, हास्यास्पद बात है, जब मिल रहा है तो अलग से मेंशन क्यों करते हैं मुस्लिम आरक्षण की बात को? आपको किस बात का लाभ मिलेगा अलग से मेंशन करने के लिए? एक मिनट, प्रधानमंत्री अगर गलत है, अपनी जाति बताते हैं, मैंने मान लिया, चलिए अपनी जाति नहीं बतानी चाहिए, तो फिर आपके नेता क्या कर रहे हैं भाई? हर मंच पर जाकर बताते हैं ओबीसी नहीं है, एससी नहीं है, एसटी नहीं है, ये करिए वो करिए। आप नहीं जातियों के फेर में घुमा रहे हैं लोगों को। प्राची जी मैं बता रहा, बिल्कुल बता रहा। देखिए मैं संदीप त्रिपाठी हूँ, तो मुझको दुबे पाड़े बनने की क्या जरूरत है? बिल्कुल मैं संदीप त्रिपाठी हूँ तो मुझे दुबे पाड़े बनने की क्या जरूरत है? अगर मोदी जी जर्नल थे, भगवान ने उनको जनरल कास्ट में पैदा किया, और जो हमारे देश की संवैधानिक प्रक्रिया होती है उसमें उनकी जाति नहीं आती है। मुख्यमंत्री बनते ही अपनी ही जाति को शामिल करा लीजिए और फिर कहिए कि हम ओबीसी हैं, तो हम तो कहेंगे ना कि ये बनुआ ओबीसी है, ये बनुआ ओबीसी है, ओरिजिनल वाले नहीं है। दूसरी बात, एक बात और, त्रिपाठी जी यही तो अंतर है ना। आप पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री की जाति पता करने में रह गए और यहाँ 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। अरे जातियों से इतना गुरेज है तो आप काहे प्रधानमंत्री की जाति पता करने में लगे रहते हैं? जवाब दीजिए अब जफर इस्लाम जी। सुन लीजिए, हम जात के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते। अब रुक जाइए, लेकिन अगर जात के साथ किसी जात के नाम बहुत जाति कर ली। अब लौट के आ जाती हूँ, 80 में से 79 सीटों पर आ जाती हूँ। रुक जाइए अब 1 मिनट सर, सुन लिया मैंने। त्रिपाठी जी 1 मिनट, बहुत जल्दी कंप्लीट करिएगा फिर 10 सेकंड। जिस तरह के किसी भी समाज के साथ अगर दुर्भाव हुआ है या वो जात के नाम पर जो है उसकी जात होने की वजह से वो पीछे छूट गया है, तो हम बिल्कुल आरक्षण देकर, हमारा संविधान ये अगर कहता है हम उसको आगे लाने का काम करेंगे। और हम ये हमारे उदयपुर के अधिवेशन में हमने संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण देना मना करता है। 50% का कैप उसी संविधान के आधार पर है, आप उसी को हटाने की बात कर रहे हैं। तो संविधान का हवाला तो कम से कम मत ही दीजिए, लिख कर दे दिया है आपने। 50% की कैप हटाने की बात आप करते हैं। जवाब दीजिए जफर इस्लाम जी। अब रुकिए प्लीज रुक जाइए जफर इस्लाम साहब। अरे त्रिपाठी जी आप ही नहीं बोलेंगे ना, जफर इस्लाम साहब भी है, सुनील यादव जी भी है। अरे त्रिपाठी जी चुप रहिए, करानी पड़ेगी वरना। बोलिए जफर इस्लाम। सुनिए, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जिस तरह से इन लोग पानी पी के जिस तरह से गाली गुप्ता करते हैं प्रधानमंत्री जी को
गाली देने का काम करते हैं, बार बार गलत शब्दों से का इस्तेमाल करते हैं उनकी और जाति पाति पे जाति पाति का। अरे बीच में चुप रहिए। तो आपको बीच में बोलने का प्रॉब्लम है क्या? आपको बीच में प्रॉब्लम है बोलने का क्या? मैं तो नहीं बोल रहा था। अरे चुपचाप रहिए, अभी आपको मौका मिलेगा बोलने का। अरे मौका मिलेगा आपको। डेवलपमेंट की बात करते हैं आप, बड़ी बात है। नहीं देखिए, इनके यहाँ डिसिप्लिन ही नहीं सिखाया जाता है। डिसिप्लिन ही इनके यहाँ की यही तो देखिए लूटपाट करने वाली आदत इनकी, उसी का नमूना यहाँ भी पेश कर रहे हैं। रुकिए थोड़ा, बोलिए देखिए क्या है, ये इन पार्टियों में यही इन पार्टियों में है कि इन पार्टियों में यही चीज है, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं। लूटपाट की आदत है, इसलिए यहाँ समय दूसरे का उसको लूटने का काम कर रहे हैं। अरे भाई लूटपाट लिया आप लोगों ने बहुत देश को। अब तो जरा, अरे लुटेरे पार्टी है उसका अब ज्यादा बात मत कीजिए। अभी जो काम की बात है सुनिए, देखिए देश को भागने तोड़ने का काम आप लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। अरे देश को अब ज्यादा पर्सनल यार तो फिर एक दूसरे में वाद विवाद होता रहेगा। थोड़ी त्रिपाठी जी की आवाज कम कर दीजिए, आपको बोलने दीजिए। मैं तो त्रिपाठी जी आवाज कम करा रही हूँ आपकी, मुझे करवाना पड़ेगा। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि देखिए इन लोगों ने समाज को तोड़ने का काम करते हैं और सोचते हैं कि समाज को अगर तोड़ दिया तो उससे हमें फायदा होगा और हम कहीं ना कहीं राजनीति में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो राजनीति रही है सबको साथ लेके चलने के लिए, इसमें इनको जो जातों में और किसी न वर्गों में और समाज के अलग अलग वर्गों में तोड़ने का काम जो करते हैं, विभाजित करने का काम करते हैं, उसमें पूरे तौर से विफल हो गए हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम इस जाति के लिए, इस जाति के लिए नहीं, हमारा नारा है हम सब के लिए। लेकिन अगर ओबीसी समाज से आते हैं प्रधानमंत्री और उनका जिक्र होता है तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? आप कह रहे हैं अभी कि हम पांडे हैं और हम जो भी है, आपने बताया कि हम ब्राह्मण हैं, तो ठीक है ब्राह्मण है, हमने तो कभी नहीं कहा कि आपको नहीं होना चाहिए ब्राह्मण। हाँ। है ना, है भाई, तो हम उसका सम्मान करते हैं। आप ब्राह्मण हैं, आप अगर दलित होते तो भी आपका सम्मान होते, आप अगर मुस्लिम होते तो भी सम्मान होता, आप कोई जात के भी होते सम्मान। एक नागरिक है, मेरे लिए आप एक नागरिक है, इस देश के लिए नागरिक है। प्रधानमंत्री जी अच्छा सुनिए ना, अच्छा सुनिए, बड़ा जातियों पर चर्चा हो गई। एक मिनट सर, बड़े जातियों पर चर्चा हो गई। मैं तो यूपी पर चर्चा करना चाहती थी, खैर आपने जिक्र कर ही दिया है। तो आप लोग डरा रहे हैं ना, आप लोग भी तो जाति की बात कर रहे हैं ना, आप लोग कह रहे हैं ना कि SC ST OBC का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। आप लोग भी तो डराकर राजनीति करना चाह रहे हैं, वोट पाना चाह रहे हैं। ना ये तो अरे वो तो आपने लालू यादव को सुना नहीं था क्या? आपने कर्नाटका में देखा नहीं क्या? ये सब जो इतिहास गवाह है और जो उसको खंगाल के देखती है तो सामने दिखता है। और लालू यादव ने जिसको चीज़ को कंफर्म किया, राहुल गांधी जी ने उसको कंफर्म किया, अखिलेश यादव जी ने उसी तरह की बातें की, इसलिए उससे संदेह पैदा होता है। ये आपने पूछा इनसे कि साफ साफ कह दो कि धर्म के तौर पर जो कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, इन्होंने नहीं कहा तो वही तो गड़बड़ है। ये कह दे कि किसी धर्म के नाम पे नहीं होगा, चाहे मुस्लिम नहीं, कोई धर्म के नाम पे नहीं होगा, ये देश में जो संविधान के नाम से होगा और संविधान जो कहता है वो होगा। बयान भी मुझे याद है, हालांकि हाल फिलहाल में राहुल गांधी ने कब बोला ये मुझे याद नहीं आ रहा है। लालू यादव का बयान मुझे याद है, लेकिन वो बयान भी तब आया जब आपने मुस्लिम आरक्षण का शिगुफा छोड़ना शुरू किया। जवाब दीजिए सुनील जी, ये मुस्लिम आरक्षण की जो लाइन है बड़ी लंबी खिंच गई है, आप इसे छोटा कैसे करिएगा, कैसे बताइएगा सबको कि भाई आपका स्टैंड क्या है? या तो इधर है, या तो उधर है, या तो हाँ है, या तो ना है। देखिए, लाइन केवल मुस्लिम आरक्षण की लंबी नहीं खींची है, इस देश में रोजगार और बेरोजगार की लाइन लंबी है, गरीबों की लाइन लंबी है, नौकरी पाने वालों की लाइन लंबी है। अभी मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता को, प्राची जी आपको याद होगा देश के वो कौन नेता हैं जिन्होंने कहा था हम कपड़ों को देख करके जान जाते हैं किस धर्म का है। इस देश में हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? और हम तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, जिस काशी को उन्होंने वादा किया था कि गंगा मैया ने बुलाया है और अब कह दिया गंगा मैया ने गोद ले लिया है। तो बताइए आपने उसमें कितने लोगों को रोजगार दिया? आपने जो क्योटो बनाने का वादा किया था, जो बनारस में आपने गांव गोद लिया था, उस गांव की क्या हाल है?
मैं तो आपसे कहूंगा प्राची जी, आप बनारस हैं, अपने कैमरेमैन को लेकर के उस गांव भी चली जाइएगा जो गोद लिया था। और एक बात मैं लास्ट में कह रहा हूं, क्योंकि मोदी जी ने बहुत गारंटी दी है, मैं आपके कार्यक्रम में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी को 8 PM पर आकर के संबोधन करने की बहुत पुरानी और अच्छी आदत है। 4 जून को 8 PM पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना इस्तीफा देश के सामने सौंपेंगे, और उसके बाद हम हो या आप हो, उनको पूर्व प्रधानमंत्री कहेंगे। यही सच्चाई है। अरे चलिए ठीक है, ये कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, ये भविष्यवाणी भी अच्छी है। आपने चूंकि बनारस की बात की और मैं बनारस में हूँ, और सर एक दिन से बनारस में नहीं हूँ, ये पूरे चुनाव बनारस की गलियों में घूमी हूँ, तो इसलिए आपसे जानना चाह रही हूँ मैं। एक सेकंड जफर इस्लाम जी, एक सेकंड अब जरा बता दीजिए मुझे, चलिए इन पर तो आप सवाल उठाइए, इन्होंने वादा खिलाफी कर दी बनारस में, आप ही गिना दीजिए 5 काम गिनाइए मुझे जो बनारस में अखिलेश यादव ने किया। जिस गंगा माँ की आप लोगों को इतनी चिंता है, उसकी सफाई के लिए आपने क्या किया था, बता दीजिए जरा। जी देखिए, ठीक है, मैं 5 काम नहीं, मैं 10 गिना रहा हूं। आप बनारस में किसी से पूछिएगा कि बनारस की सड़कों का चौड़ीकरण किसने कराया, आप किसी से पूछिएगा बनारस को 24 घंटे बिजली किसने दी, अखिलेश यादव की सरकार। आप पूछिएगा कि बनारस में अंडरलाइन जो बिजली के केबल डाले किसने डाले, अरे मोदी जी नहीं, आप याद करिए, आपका विधायक धरने पर बैठा था, सारे काम मोदी जी ने किया है। जनता का जवाब दे रहा हूँ, पता नहीं जनता का जवाब है, सब कुछ मोदी जी ने किया, आपने तो बात छोड़ दिया, कोई काम ही नहीं किया वहाँ पर। अरे कोई किताब नहीं पढ़ रही, जनता के फीडबैक है, जनता का फीडबैक है, आंखों देखा, आपने कोई किताब की जरूरत नहीं, किताब पढ़ के आप आइए, इसके लिए क्या काम किया है, क्या काम। एक मिनट लेकर के भागने जफर जी मोदी जफर जी एक मिनट रुकिए, सरकारी संसाधनों को अच्छा ठीक है। रोहित जी कहना चाह रहे हैं, रोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, यूपी से ताल्लुक रहा है, बनारस को इन्होंने देखा होगा। रोहित जी बोलिए, बनारस को आपने देखा ही होगा, बता दीजिए जरा तब का बनारस और अब का बनारस कितना बदला आपकी नजरों में। प्राची जी देखिए, आज अगर आप देश की जनता से किसी से भी पूछ लेंगे, आज पूरे विश्व के अंदर, नहीं देखिए, एक मिनट सुनील भाई, आपसे, आप मेरे भाई हैं, मतलब कम से कम आपसे मैं उम्मीद रखता हूं कि अगर मेरा टर्न है तो बोलने दीजिए। तो देखिए, ये चीज सुनील यादव जी स्वयं जानते हैं कि बनारस के अंदर अगर किसी ने काम किया है तो वो मोदी सरकार ने काम किया है, क्योंकि बनारस के अंदर जो तंग गलियों के अंदर भगवान शिव का मंदिर था, उसका चौड़ीकरण करने का काम, उसको कॉरिडोर बनाने का काम, और बनारस की गलियों से आजादी बनारस को दिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो एनडीए सरकार ने किया है। तो इसलिए कम से कम बनारस के नाम पे तो झूठ मत बोलिए, क्योंकि भगवान की नगरी है वो, और बनारस तो मुक्ति की नगरी है। तो ऐसी स्थिति में कम से कम बनारस के नाम पे मुझे लगता है विपक्ष को झूठ नहीं परोसना चाहिए। विपक्ष निरंतर देश के अंदर जातियों के नाम पे विभेद पैदा करना चाहता है, धर्म के नाम पे विघटन पैदा करना चाहता है, और ये चाहता ही नहीं है कि देश के अंदर शांति रहे। आज देश का युवा ये चाहता है कि हमारा भारत चांद पे पहुंच चुका है और वो आगे देखना चाहता है, परंतु ये इंडिया गठबंधन वाले ये कहीं ना कहीं पीछे ढकेल के और जातियों के नाम पे बंटवारा करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हम जातियों की गणना करेंगे। अरे राहुल गांधी की जाति बता दो अगर आप मुझे, तो मैं उसके बाद आपकी गणना से मैं सहमत हो जाऊंगा कि आप गणना करना चाहते हैं। स्थिति यह है कि आज देश का युवा जातियों में बंटना नहीं चाहता है, आज जाति तोड़ो आंदोलन करना चाहता है, आज जाति तोड़ो आंदोलन देश के अंदर चल रहा है। आज धर्म के ऊपर लोग विकास की बात कर रहे हैं। हमारा भारत साउथ पोल के ऊपर चांद पे पहुंचने वाला पहला विश्व के अंदर कंट्री बन चुका है, परंतु अभी भी ये लोग उसी पुरानी घिसी पिटी अपनी रडार पे रगड़ना चाहते हैं कि साहब जातियों के नाम पे ये राजनीति करना चाहते हैं। आज हमारे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मिल रहा है। जी ने तो जब से बैठे मेरे साथ चर्चा में महंगाई, बेरोजगारी, जनता सरोकार के मुद्दे पकड़े, और जब उनसे मैंने पूछा कि बनारस के 5 काम गिना दीजिए तो बड़े कॉन्फिडेंटली उन्होंने तो काम गिनाना भी शुरू कर दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ जातियों की बात कर रहे हैं, वो तो अब काम की भी बात कर रहे हैं, मुद्दों की भी बात कर रहे हैं। आखिर में जफर साहब जरा आप भी गिना दीजिए, 5 काम आप भी गिना दीजिए बनारस में, ताकि हो जाए तय कौन अव्वल। 5 सेकंड का प्राची जी, 1 मिनट सर। प्राची जी कुछ कहना चाहता हूँ महत्वपूर्ण बनारस के बारे में ही। जी मैं बोलूं, मैं सिर्फ त्रिपाठी जी 1 मिनट रुकिएगा, जरा काम की बात चल रही है, काम की बात कर लूं फिर लौट रही हूँ आपके पास। बोलिए जफर इस्लाम साहब।
बोलिए बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कितना बड़ा जो काशी के जो गेट बना, वो पूरे दुनिया में जो है वो प्रसिद्ध हो गया काशी जो है। और वाराणसी के बारे में शायद देश में लोग जानते थे, लेकिन पूरे दुनिया में जानते हो ऐसा नहीं है, इसलिए कि कई बार कहीं पूरे अलग अलग कंट्री के लोग भी जो है 80 घाट पर आए हैं। जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तक वहाँ 80 घाट पे आए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ग्लोबल मैप पे प्रधानमंत्री ने जिन्हें जो वाराणसी को लाया। वहाँ पर स्टेडियम बने, वो आप देखिए कितना बड़ा स्टेडियम बना। वहाँ पर आप देखिए जो सड़कें चौड़ी हुई, बहुत चौड़ी हुई, और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम हुआ, वहाँ पर जो छोटी छोटी गलियां जो थी उसको बड़ा किया गया। सड़क चौड़ीकरण का काम आप भी अपने खाते में लिख रहे हैं, सुनील सिंह यादव जी भी अपने खाते पर लिख रहे हैं। नहीं, अरे भाई, गलियों की बात आप इन्हीं को बोले, गलियां जो है बड़ा करने का। आप देखिए वहां के बुनकरों के समाज के लिए, बुनकर समाज के लिए जो हमने सहायता पैदा की, और आज देखिए बुनकर जो वहां के बुनकर हैं, अच्छा, उस कम्युनिटी से जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी 4 जून को बनारस का फैसला सबके सामने आ ही जाएगा। थोड़ा सा वक्त बचा है, 1 जून को मतदान भी हो जाएगा। पीएम खुद अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं, महिलाओं का कार्यक्रम है, महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रही हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, मुकाबला में शामिल होने के लिए।